नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो कि कोई बंदा केवल एक वक्त का खाना खाने के लिए हर दिन खेतों में 17-17 घंटे काम करे और वही बंदा आगे जाकर 1 लाख करोड़ की कोई कंपनी खड़ी कर दे तो कैसा लगेगा। आज का ये वीडियो एक ऐसे बंदे की सक्सेस स्टोरी पर है जिसने अपना बचपन ही स्ट्रगल में जिया है और आज वो दुनिया की टॉप ब्रांड कार कंपनी का मालिक बन गया। ये कहानी है हुंडई कंपनी के फाउंडर चुंग जू यंग की। चुंग का जन्म 1915 में कोरिया के छोटे से गांव में हुआ था। उनका सपना एक स्कूल टीचर बनने का था, लेकिन उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें दिन रात फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ रहा था और कई बार तो ऐसा भी होता था कि इतनी मेहनत के बावजूद भी फैमिली के पास एक वक्त का खाना नहीं होता था। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर कपड़े और मेडिकल तो बहुत दूर की बात है। एक बार चुंग जू यंग लकड़ियां बेचने पास के शहर गए थे तो वहां उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ के लोगों के पास तो सफिशिएंट खाना भी है और ये लोग अच्छे से कपड़े भी पहनते हैं और वो भी बिना खेतों में काम किए। इन सब को देखकर चुंग खुद के लिए एक बेटर जिंदगी चाहने लगे। वे अपनी गरीबी की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगे। फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है जिसमें उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। 16 साल की उम्र में चुंग अपना घर छोड़कर शहर भागने का फैसला लेते हैं। अगली रात चुंग अपने दोस्तों के साथ शहर की ओर निकल पड़ते हैं। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वे नॉन सिटी पहुंचते हैं। वहां पर कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं। इस काम को करना काफी मुश्किल था और कमाई भी कम थी, लेकिन फिर भी वो इस काम से खुश थे क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार वो इंडिपेंडेंटली कुछ कमा रहे थे। वो कमा तो रहे थे लेकिन घर वालों के लिए वे मिसिंग थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर चुंग के पिता ने उनको ढूंढ लिया और वापस गाँव में लाकर खेती-बाड़ी में लगा दिया। उनके लौटने से उनकी फैमिली तो खुश थी लेकिन चुंग नाखुश थे। इन 2 महीनों में चुंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का जुनून जगा वो इनकी लाइफ बदल देने वाला था। यहाँ तक कि वो खुद जानते थे कि खेतीबाड़ी करके इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और दुनिया भर का पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए वो 2 बार फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार वो फिर पकड़े जाते हैं। फाइनली वो 18 साल की एज में चौथी बार भागने में सफल हो जाते हैं और गाँव से भागकर चुंग साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल पहुंचते हैं। सियोल पहुंचकर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर का काम करते हैं, फिर फैक्ट्री वर्कर का काम करते हैं और फिर फाइनली उन्हें बैक्यूम राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की जॉब मिल जाती है। इसके बाद चुंग काफी मेहनत करते हैं और अपने बलबूते पर स्टोर को ग्रो करवाते हैं। केवल 6 महीने में ही इस स्टोर के ओनर इनके काम से इतने इम्प्रेस होते हैं कि चुंग को डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर देते हैं। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियस बीमार पड़ गए और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें चुंग की लाइफ बदलने वाली है और स्टोर के ओनर उसकी मेहनत को देखते हुए राइस स्टोर को चुंग के हवाले कर देते हैं। इस समय चुंग की एज मात्र 22 साल थी और वे एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। इसके अगले 2 साल में चुंग ने जमकर मेहनत की जिसकी वजह से मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ गई। सब कुछ सही चल ही रहा था कि उनके साथ अचानक एक ट्रेजेडी हो जाती है। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था और उस समय कोरिया में जापान का शासन था। जापानी चाहते थे कि वॉर के समय उनके सोल्जर्स को सफिशिएंट राइस मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप की ओनरशिप अपने अंडर ले ली। चोंग से भी ओनरशिप ले ली और सालों से बनाया हुआ बिजनेस अब एक ही झटके में खत्म हो गया। इस वजह से चुंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इसी सोच के साथ चुंग ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो। फिर 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर ऑटो सर्विस गैरेज का बिजनेस खोला, लेकिन गैरेज खुलने के 1 माह बाद ही उसमें आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। अब चुंग की सिचुएशन काफी टाइट हो चुकी थी। उन्हें अपना खुद का लोन तो चुकाना ही था, साथ ही जो कस्टमर थे उनका सामान का भी कंपनसेशन करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में भी हार मान सकता था, लेकिन चुंग ने हमेशा की तरह इस प्रॉब्लम का भी सामना किया। फिर क्या, चुंग ने 3000 वॉन का एक और फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैरेज खड़ा किया। चुंग ने दिमाग लगाया कि कस्टमर की गाड़ी खराब होने पर उन्हें ठीक करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। जहां कस्टमर को एक सर्टेन रिपेयर करने के लिए 20 दिन लग जाते हैं, वहीं चुंग का गैरेज 5 दिन में रिपेयर कर देता था। इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। इस वजह से उनका गैरेज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल तक यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉइज तक पहुंच चुकी थी। इस टाइम में चुंग ने अपना पूरा लोन भी रीपे कर दिया और अपनी फैमिली को भी सियोल में सेटल कर लिया। गैरेज का बिजनेस तेजी से ग्रो कर ही रहा था कि तभी एक और मेजर डिजास्टर हो जाता है। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए उन्होंने चुंग के गैरेज की ओनरशिप ले ली
और उस गैरेज को एक लोकल प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर से चुंग का सालों से खड़ा किया हुआ बिजनेस एक झटके में छिन जाता है। चुंग वापस हीरो से जीरो हो चुके थे। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि एक बार फिर से वो बिजनेस खड़ा कर लेंगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उनके साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया था। कोरिया के नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथ एरिया में यूएसए का, क्योंकि इन दोनों ने जापान के अगेंस्ट मिलकर वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और कोरिया साउथ में डिवाइड हो गया। 1946 में चुंग वापस सियोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तभी चुंग ने नोटिस किया कि यूएसए अपनी मिलिट्री फोर्सेज के लिए बिल्डिंग बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। चुंग के पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्होंने अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। और उन्होंने 1947 में 31 की एज में हुंडई सिविल वर्क कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री कर ली। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर प्रोजेक्ट मिल रहे थे और कंस्ट्रक्शन ही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तब उनकी कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक कर देता है। नॉर्थ कोरियन आर्मी साउथ कोरिया के काफी करीब आ चुकी थी, जिस कारण चुंग को अपना सारा बिजनेस छोड़कर अपनी सेविंग के साथ पुसान सिटी भागना पड़ा। चुंग की जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के आने के बाद भी चुंग हार मानने वालों में से नहीं थे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट, वेयरहाउस और आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत थी। चुंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और इस काम में तो चुंग ऑलरेडी एक्सपर्ट ही थे, तो उन्होंने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने छोटी सी टीम बना दी और कैन डू मोटो अपनाया, यानी अगर प्राइस सही मिले तो कोई भी प्रोजेक्ट लेने को तैयार रहते थे। वॉर चल रही थी, ऐसे में उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई, कई प्रोजेक्ट में लॉसेस भी हुए, लेकिन चुंग ने एक बार किसी प्रोजेक्ट के लिए जुबान दे दी तो उसको बीच में नहीं छोड़ते, भले ही उसमें लॉस हो जाए। चुंग की इसी रिलायबिलिटी के चलते अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी चुंग को अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिज, डैम और रोड्स को काफी तेजी से रीबिल्ड करना चालू किया। इन सब में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने लगी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम शियोंग डैम और उनका सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे भी हुंडई ने ही बनाया है। 1960 में चुंग अपने अर्ली 15 एज में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उनके दिमाग में आइडिया आया कि हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके हैं और अब बारी है इन रोड्स पर कारों की, और इसी के चलते 1967 में चुंग ने हुंडई मोटर कंपनी एस्टेब्लिश की और 1968 में फोर्ड कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, जिसमें वो फोर्ड की कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला। उसके बाद दोनों कंपनीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे, क्योंकि फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए, और इसलिए 1973 में चुंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। फाइनली उसी साल जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट हुआ। मित्सुबिशी हुंडई को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट की इस डील में हुंडई अब अपनी बनाई ब्रांडिंग के नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी समय साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक ऑर्डर निकाला था कि उन्हें एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट ही यूज किए हुए हो। 1976 में चुंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट इवर मास प्रोडक्शन कार हुंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक समस्या यहाँ भी थी कि साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। अब हुंडई साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी, क्योंकि कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में कार का कलर उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे, और इसी रीजन से हुंडई कंपनी पिछले 7 सालों से लॉस में चल रही थी। इस वजह से लोगों ने चुंग से कहा कि उन्हें ये कंपनी जितना जल्दी हो सके बेच देनी चाहिए या फिर बंद कर देनी चाहिए। लेकिन चुंग भला कहाँ हार मानने वाले थे। उनके एक डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी को बंद करना तो दूर की बात, वो कार बनाने की एक नई फैक्ट्री ओपन करना चाहते थे।
जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को ये डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा? लेकिन चुंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस समय साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी लाइन से निकलकर इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। हुंडई की कारों को फॉरेन कंपनीज में एक्सपोर्ट करवाने के लिए बनाया जाने लगा था। 1980 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई और 1982 में हुंडई ने कई सारे इंप्रूवमेंट के साथ अपनी सेकंड कार लॉन्च की। ये कार न केवल साउथ कोरिया में सुपरहिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में हुंडई 4 लाख के आसपास कार बेच चुकी थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल की एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए के कार मार्केट को क्रैक कर पाना अभी भी बाकी था। साथ ही इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेस होना जरूरी था। हुंडई ने जब यूएस मार्केट को स्टडी करना शुरू किया तो पता चला कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी हद से ज्यादा कंपटीशन था। इसलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार मार्केट को टारगेट किया जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार मार्केट भी बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने इन्हीं कस्टमर को सेकंड हैंड कार के प्राइस में अपनी नई कार हुंडई एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 सालों की वारंटी के साथ। हुंडई की इस स्ट्रेटेजी ने यूएस की कार मार्केट को हिला कर रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली हुंडई की तरफ शिफ्ट होने लगे। 1986 में हुंडई ने करीब 1,70,000 एक्सेल कार बेची और 1987 में करीब 2,60,000 एक्सेल कार बेची। इन दोनों साल में हुंडई एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में तब तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी और कार कंपनी ने नहीं देखी और इसी के साथ हुंडई ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चुंग जोंग युंग हुंडई कंपनी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसके बाद उनके भाइयों और बेटों ने कंपनी को हैंडल किया और पहले जैसे ही कंपनी को आगे बढ़ाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में 40 लाख कार बेची थी। वैसे तो हुंडई ग्लोबली केवल अपने कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हुंडई ग्रुप में 42 अलग अलग कंपनीज भी है, जैसे हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और हुंडई के कारण ही साउथ कोरिया आज जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा शिप बनाने वाली कंट्री बन गई है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, हुंडई एक टाइप का इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया और हजारों जॉब क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिलवाया। तो ये थी हुंडई कंपनी की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी फेवरेट कार कंपनी कौन सी है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।